अच्छा, फेडरल एजेंसी के पावर्स क्या हैं कि अगर उनकी अपनी जो प्रॉपर्टी इनको प्रोवाइड की जाती है उसके हवाले से बात की जाए तो दे कैन लीज, परचेज, एक्वायर, ओन, होल्ड, इम्प्रूव, यूज और अदरवाइज डील इन विद एनी प्रॉपर्टी जो उनके पास है, बोथ मूवेबल यानी कोई एक जगह मखसूस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मूवेबल, इमूवेबल और मूवेबल यानी कोई मोबाइल वैन है उनके पास, कोई जो भी गाड़ियां हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उसके हवाले से उनका इख्तियार है कि वो खरीद सकते हैं, लीज कर सकते हैं, इम्प्रूव करवा सकते हैं। उसके अलावा दे कैन सेल, मॉर्गेज, कन्वे, प्लेज, एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्पोज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी और उनके जो भी असासात हैं। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, फिक्स एंड रियलाइज फीस, रेट्स और चार्जेस फॉर रेंडरिंग एनी सर्विस और प्रोवाइडिंग एनी। इसके अलावा वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी यानी टेस्टिंग वगैरह अगर कुछ इस तरह कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके हवाले से वो उसी तरह से अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, फीस ले सकते हैं, इनके रेट्स अपने होंगे। इसके अलावा एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, अदरवाइज एग्जीक्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स इनको चाहिए हो, जो खरीदने हो, वो उसके लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, उसके लिए पैसे ले सकते हैं। इसके अलावा वो चाहें तो और एडवाइजर्स या एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट्स जो है वो हायर कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो है वो समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड रिक्वायरमेंट टू सप्लाई एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा वो किसी भी कंपनी से कुछ भी चाहे तो उसको बुलवा सकते हैं लॉ की मतलब लॉ के मुताबिक, ऐसे नहीं जारहाना नहीं। और उसके बाद वो उससे जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट के हिसाब से जो होती है वो चाहिए होती है उससे ले सकते हैं। इसके अलावा एंटर एंड इंस्पेक्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ सर्च वारंट इशूड बाय द एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल या एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट की तरफ सर्च वारंट हो तो वो सही रीजनेबल टाइम में, यानी ऐसा नहीं कि जब बंद है इंडस्ट्री या कंपनी सब चले गए तो ऑफिस टाइमिंग में जाकर किसी भी लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल या वेजल किसी भी जगह पर जाकर वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक सैंपल्स ऑफ एनी मटेरियल, प्रोडक्ट्स, आर्टिकल्स और सब्सटेंस, और ठीक है कोई भी तरह का सैंपल वो जाकर वहाँ से एयर का, वाटर का, लैंड का ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट और एनालिसिस भी उस सैंपल की वो किसी सर्टिफाइड लेबोरेटरी से खुद करवा सकते हैं। तो ये सारे इनके, अच्छा ये जो बातें इंपॉर्टेंट है हम वो कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम नहीं कर। तो उसी तरह कन्फिस्केट कर सकते हैं कोई भी मतलब ऐसी जगह मतलब जब्त कर सकते हैं अगर जो है कसूरवार का पता ना चल रहा हो या कसूरवार मिल ना रहा हो, तो उस वक्त तक जो है वो प्रॉपर्टी या कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो जब्त किया जा सकता है। अच्छा, बाकी ये जो FHIJ ये जो ऊपर क्लॉज गुजरे हैं ये सारे किस तरह होंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग्स में होंगे, ऐसी नहीं है, मतलब इसके लिए पूरा एक तरीक़ेकार, वारंट और सब कुछ, इजाजतनामे, सब कुछ रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब अगर बात की जाए 8 सेक्शन की, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, प्रोविंशियल जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज आपकी होंगी तो उनके क्या पावर्स एंड फंक्शंस होंगे, तो ये सेम होंगे जैसे कि आपकी फेडरल एजेंसी के थे। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोविंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड, फंड्स के हवाले से ये बात है। फंड्स के हवाले से जो है वो फेडरल एजेंसी का या प्रोविंशियल एजेंसी का गवर्नमेंट से ताल्लुक होगा, कुछ फंड्स जो है वो मुख्तस किए गए हैं उसके हिसाब से ही चलेंगे। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ द प्रोविंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड, इसकी भी एक कमेटी होगी
जो इन फंड्स को देखा करेगी, तो उसमें भी चेयरपर्सन मेंबर्स, और ये खैर हमारा इससे कोई कंसर्न इतना है नहीं, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अच्छा, ये प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डिस्चार्जेस और एमिशंस, ठीक है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, subject to the provisions of this act and the rules and regulation made thereunder, no person shall discharge or emit or allow the discharge or emission of any effluent or waste or air pollutant noise in an amount, concentration or level which is in excess of the NAQs, ठीक है। तो NAQ से ज़्यादा जो है वो कोई एमिशन नहीं हो सकती, इन टर्म्स ऑफ वाटर हो या लैंड हो या आपकी गैस एयर की हो। किसके अंडर, सब क्लॉज आई ऑफ सबसेक्शन आई, ठीक है, ऑफ क्लॉज जी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में उसके क्लॉज जी में और उसके क्लॉज आई में जाना है, सब क्लॉज। तो हम चलते हैं 6(1)(gi). ओके, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1 और ये हो गया उसका जी और उस जी का ये हो गया 1, ठीक है। तो इसके मुताबिक डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज और एमिशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड कंडीशंस में बी स्पेसिफाइड, ठीक है। हर जगह के डिफरेंट जगहों के डिफरेंट ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से स्टैंडर्ड्स चेंज होंगे। तो यहाँ पर हम कहाँ थे, तो सर्टेन डिस्चार्जेस की प्रोहिबिशन है कि हमने वो नहीं करनी, और अगर कर दी तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्या होगा, द गवर्नमेंट लेवाई पॉल्यूशन चार्ज होगा उनके उस पर्सन पर, या फिर वही जो तमाम, ये देखिए कि ये सारी सजाएं ऊपर डिस्कस हो चुकी है, वो रिपीटेशन है, मैं रिपीटेशन में नहीं जाऊंगी। इसके अलावा जो आपका सेक्शन 12 है इस एक्ट का, वो है एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये पूरा तो हम पढ़ेंगे अलग से डिटेल में, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं शॉर्ट में। नो proponent of a project shall commence construction or operation unless he has filed with the federal agency and IEE where the project is likely to cause, देखिए कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा जब तक कि IEE जो है वो EPA को ना दे दी जाए। IEE या अगर बहुत वर्स कंडीशन है तो EI, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अच्छा, ये देने के बाद अब फेडरल एजेंसी क्या करेगी, उसका काम क्या होगा कि रिव्यू करना उस IEE को और बताना कि ये अप्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके अलावा रिव्यू करना EIA को, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और बताना कि ये अप्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती, या रिजेक्ट हो गई है, या अगर अप्रूव हो गई है या फिलहाल रिजेक्ट है, और अगर आप कुछ मेजर्स ले लें तो फिर अप्रूव हो जाएगी। तो ये भी वो EPA बता देगी कि भाई आप ये काम कर लेंगे तो हम अप्रूव कर देंगे, और अगर ये मशीन नहीं लगाई या ये काम नहीं किए तो हम अप्रूव नहीं करेंगे। इस तरह की बात भी EPA कर सकता है। इसके अलावा EPA का काम क्या है, एवरी रिव्यू ऑफ एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शैल बी कैरिड आउट विद पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। तब रिव्यू जो भी रिपोर्ट का हो उसको फिर पब्लिकली डिस्कस किया जाए, लोगों को बताया जाए। जैसे EIA की हियरिंग्स होती है ना आपकी डिफरेंट होटल्स में, प्लाजाज में, रीजन प्लाजा में बहुत हो रही होती है हर वक्त, EIA हियरिंग हो रही होती है, तो फिर वहाँ पर आम लोग जो है वो इनवाइट होते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी हियरिंग अटेंड कर सकता है।
ठीक है, तो अच्छा, ये बता रहे हैं कि पब्लिक को तमाम बातें इन्वायरमेंट के हवाले से बतानी, इसके अलावा उस बिजनेस का दूसरे मामलात है वो नहीं बताने। यानी कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो उस प्रोजेक्ट का जो दूसरे मामलात है वो नहीं बताने, सिर्फ इन्वायरमेंट के साथ जो मामलात है वो पब्लिकली डिस्कस करने EIA की रिपोर्ट में। तो जो नहीं बताने उनमें जैसे ये ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, प्रोसेसेस या टेक्निक्स, ये सब कुछ नहीं बताना, या फाइनेंशियल या कमर्शियल चीजें नहीं बतानी, इस तरह की चीजें नहीं बतानी है। इंटरनेशनल रिलेशंस या इस तरह के मामलात, लॉ ऑर्डर वाली बातें आ जाए, जो खुफिया हो, कॉन्फिडेंशियल हो, वो नहीं बतानी है। लीगल प्रोफेशनल बातें नहीं बतानी है। सिर्फ इन्वायरमेंट के हवाले से जो लोगों को मसला हो सकता है वो बातें बतानी है। ठीक है, इसके अलावा द फेडरल एजेंसी शेल कम्युनिकेट इज अप्रूवल और अदरवाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। 4 महीनों में उस IEEE का जो है वो, या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो फाइल है उसका जवाब देना होता है EPA को। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको बस ऐसे ही देख रही हूँ। ओके, नंबर 13 सेक्शन है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। No person shall import hazardous waste into Pakistan and its territorial water, exclusive economic zone, historic water। ठीक है, शुरू में बताई गई थी कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, हिस्टोरिक वाटर क्या होता है, बहुत डिटेल में लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी, इसलिए वहां पर रेफरेंस दे दिया गया था स्टूडेंट्स कि आप फला एक्ट में चले जाए, मैरीटाइम जोन एक्ट में चले जाए, उसमें पूरी डिटेल मौजूद है कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है और हिस्टोरिक वाटर क्या होता है। तो इस एक्ट की प्रोविजन के तहत यहाँ पर क्या किया गया है कि इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट को जो है वो प्रोहिबिट किया गया है। और इन जनरल 200 नॉटिकल माइल्स का एक एरिया है, तो वो आपका EEE है, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो उसमें आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, प्रोहिबिट है। इसके अलावा सेक्शन 14 हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस के हवाले से कि हैंडलिंग क्या होगी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द नो पर्सन शैल जनरेट, कलेक्ट, कंसाइन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीट, डिस्पोज, स्टोर, हैंडल और इंपोर्ट एनी हैजार्डस सब्सटेंस एक्सेप्ट यानी यहाँ कंडीशन दी गई है कि कौन सा कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता, अंडर लाइसेंस इशू बाय फेडरल एजेंसी। ठीक है, लाइसेंस है तो करेगा, अदरवाइज हैंडलिंग ऑफ ये हैजार्डस सब्सटेंस के साथ ये हैंडलिंग नहीं हो सकता। और वो हैंडलिंग क्या है, कलेक्ट करना, कंसाइन, ट्रांसपोर्ट, जनरेट, हैंडल, इंपोर्ट, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तब कर सकते हैं जब फेडरल एजेंसी का लाइसेंस हो। लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिलता, लाइसेंस के लिए पूरी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो और उसमें जो है लाइसेंस देने में यकीन दहानी होती है कि इससे नुकसान नहीं होगा, तब जाके अलाउ किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है कि नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा कोई भी मोटर व्हीकल जो है वो धुआं जो है वो प्रोड्यूस ना करे, और या वो उस धुएं में ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स ना हो जो NEQ से ज़्यादा हो। इसके अलावा फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 द फेडरल एजेंसी में डायरेक्ट एनी मोटर व्हीकल और क्लास ऑफ व्हीकल शैल इंस्टॉल सच पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाए इसके लिए, ताकि NEQs के अंडर हो सके सब कुछ, और अदर इक्विपमेंट और यूज सच फ्यूज और अंडर को सच मेंटेनेंस और टेस्टिंग, यानी मेंटेनेंस कराते रहे अपने व्हीकल्स की, टेस्टिंग कराते रहे, ट्यूनिंग करवाते रहे। अच्छा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर हमने डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर्स में कि जब अगर कभी फॉलो अप ना हो रहा हो तो फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है। तो इसमें भी यही है, आप पढ़ लें, मतलब वो ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। इमीडिएट टू स्टॉपेज, प्रिवेंटिंग, लेसनिंग एंड कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज, इमिशन, डिस्पोजल, हैंडलिंग। ठीक है,
एंड और टू मिनिमाइज और रेमेडी सर, ठीक है। फौरी तौर पर आप रुकवा यानी ईपीएफ ऑर्डर दे सकते हैं, फौरी कार्रवाई रुकवा सकते हैं आप, तमाम एक्टिविटीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रुकवा सकते हैं। इसके अलावा इंस्टॉलेशन, रिप्लेसमेंट और ऑल्टरेशन ऑफ एनी इक्विपमेंट और थिंग टू एलिमिनेट, ठीक है, ये भी हमने बात की थी। ये इंस्टॉलेशन के लिए हिदायत दे सकते हैं कि आप इंस्टॉल करें या अपना जो मशीन है रिप्लेस करें, ऑल्टर करें अपने इक्विपमेंट्स को, ताकि कंट्रोल कर सके या पोल्यूशन को कम कर सके। या एक्शन ले सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो सारी गंदगी को साफ कराया जाए, मीन वेस्ट जो भी एफ्लुएंट एयर पॉल्यूशन सबको डिस्पोज ऑफ किया जाए, ये भी ऑर्डर दिया जा सकता है। इसके अलावा रीस्टोरेशन का भी, एनवायरनमेंट को दोबारा इसकी प्रायर कंडीशन, प्रायर जो उसकी पहले जो सिचुएशन थी ऐसा करे, और ऐसा करने के लिए भी ऑर्डर दिया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए जो है वो इंडस्ट्री को खुद ही इकदाम करने होंगे और तमाम अखराजात खुद ही बर्दाश्त करने होंगे, जगह की अच्छी तरह सफाई करवानी होगी। पेनल्टीज लग सकती है, ठीक है। पेनल्टीज आपकी जो है अगर कंप्लाइंस ना हो रहा हो तो फिर ऑर्डर में पेनल्टी भी शामिल है। पेनल्टी का पूरा एक प्रोसीजर है, तो उसकी डिटेल में तो मैं खैर नहीं जाना चाह रही। फिर पेनल्टी में जो है वो फिर वही एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, मजिस्ट्रेट और ये सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएंगे। एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये दूसरे जो सेक्शंस हैं, ये एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल का सेक्शन 20 है, इससे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पावर्स ऑफ एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे हम क्या होते हैं पावर्स ट्रिब्यूनल के। ये सब कुछ ट्रिब्यूनल के हवाले से है, इसे हम देख लेंगे। अच्छा, जुरिसडिक्शन ऑफ एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट, एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट का के हवाले से जो एनवायरमेंटल जज होता है उसके हवाले से यहाँ पर थोड़ी सी बातें की गई है, वो देख लीजिए। ठीक है, एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट इस अहल होना चाहिए कि जो भी पनिशमेंट दी गई हो वो उस पनिशमेंट को पूरा करवा सके। Appeals from orders of environmental magistrate, पावर्स डेलीगेट में ये है कि ईपीए जो है वो ऑफिशियल गैजेट में शाये करने के बाद किसी भी एजेंसी को पावर दे सकती है, डेलीगेट करा सकती है, प्रोविंशियल एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, यानी उनको भी अपने साथ अपने कॉज में शामिल कर सकती है। ठीक है, ये सब कुछ आप एक नज़र देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये सारी इन्वायरमेंट के हवाले से जो भी हमारे पास इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉज की अगर बात करें तो जितनी भी कन्वेंशन है या पाकिस्तान जिसका सिग्नेटरी है वो सब ये मौजूद है। तो ये आपका एक्ट है। अच्छा, ये एक्ट ना बहुत ही प्रीमेच्योर तरह का है, यानी एक एक सेक्शन की फिर फुल डिटेल अलग मौजूद है। ये तो ब्रीफ एक एक्ट है, यानी ये ट्रिब्यूनल की पूरी डॉक्यूमेंट अलग है, यानी कि उसकी पूरी डॉक्यूमेंट अलग है, इन्वायरमेंट सर्टिफिकेट, लेबॉर्ट्री सर्टिफिकेशन की पूरी अलग है,
पेनल्टी कैसे चार्ज करेंगे, उसका उसका फॉर्मूला अलग है, पॉल्यूशन चार्ज फॉर्मूला, उसका रूल्स पूरा अलग है। इस तरह एनवायरमेंटल सैम्पलिंग जो होती है, सैम्पलिंग के रूल्स वो पूरा अलग है। IEEE के रूल्स पूरे एक डॉक्यूमेंट अलग है, EIA की पूरी डॉक्यूमेंट अलग है। और क्या है इसके अलावा, तो यहाँ पर ब्रीफ बात की गई और वो पूरा उसका जो प्रोसीजर है, पूरी पूरी डिटेल्ड गाइडलाइन है, उसकी डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स अलग है। ये हजार्डस वेस्ट की जो पूरी प्रोहिबिशन और हैंडलिंग के ऊपर उसकी डॉक्यूमेंट पूरी अलग है, उसको हम नहीं देखेंगे, अभी हमारा वो नहीं है एरिया ऑफ कंसर्न। तो ये आपका पीपा था, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। मैंने इसको जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें लग रही थी, मैंने सिर्फ वही बताई हैं आपको, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये पूरा पढ़ लें एक दफ़ा, तो कुछ जो है बातें जो हम डिस्कस नहीं कर सके हैं वो आपके समझ में आ जाए। तो आपका जो है 34 सेक्शन हैं इस एक्ट के, और हर सेक्शन के सब सेक्शन हैं, हर सब सेक्शन के क्लॉज हैं, और कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिनके सब क्लॉज भी मौजूद हैं।